कैसे हैं? आई होप सभी बच्चे अच्छे हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। शेयर्स का बेसिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की क्या ज़रूरत है कंपनी को इशू करने के लिए। जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो क्या माइंडसेट होता है कंपनी का, क्या माइंडसेट होता है इन्वेस्टर का। सेम थिंग विद द प्रेफरेंस शेयर्स। सो इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी इजी लैंग्वेज में हो सकता है मैं इसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये टॉपिक अगेन सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है। ये तुम्हारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत हायर लेवल तक काम आने वाला है। जितनी क्लैरिटी होगी इस चीज़ पे उतनी आसानी से कभी लॉ समझोगे, कभी ऑडिट समझोगे, कभी अकाउंट समझोगे। सो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इनकी बात होने वाली है। इवन इनकम टैक्स में बात होगी, है ना। तो इसकी ज़रा इम्पोर्टेंस समझो कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, कोई भी बिजनेस हो उसे कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और टाइप ऑफ बिजनेस में हम स्पेसिफिकली अगर बात कर रहे हैं कंपनी की, तो कंपनी कैपिटल कैसे लेके आती है? कंपनी कैपिटल लेके आती है लोगों से। ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मल सिस्टम है कंपनी को रजिस्टर करवाने का। कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नैरोलैक क्लॉजेस होते हैं। उन नैरोलैक क्लॉजेस में एक कैपिटल क्लॉज होता है। वो कैपिटल क्लॉज हमें फिलअप करना होता है और हमें ये तय करना होता है कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कंपनी अपनी लाइफ टाइम में मैक्सिमम कितनी कैपिटल रेज कर सकती है, कितना फंड ऑनर्स का अपने हाथ में ला सकती है यूज करने के लिए। ओके। सो इस काम को करने के लिए हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें टोटल कैपिटल कितनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 100 करोड़ रेज करना है पब्लिक से अपनी पूरी लाइफ टाइम में, हमने ये डिसाइड किया है कंपनी रजिस्टर कराते समय हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। बिना ये डिसाइड किए कंपनी रजिस्टर नहीं। तो 100 करोड़ अगर लेके आना है तो एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उस 100 करोड़ को ब्रेक कर देंगे क्वांटिटी और अमाउंट में। एग्जाम्पल के लिए क्वांटिटी बनाई, 1 करोड़ शेयर्स इशू करेगी कंपनी, 100 रुपीज ईच। तो 1 करोड़ की क्वांटिटी और 100 रुपीज ईच, इस तरीके से आप 100 करोड़ रेस कर लोगे पब्लिक से। ये जो शेयर है बेसिकली ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। जिसपे कंपनी, एक एग्जांपल के लिए, इमेजिनेशन के लिए तुम सोच सकते हो एक पीस ऑफ पेपर है जिसपे कंपनी ने लिखा है कि मैं जो भी होल्डर होगा इस पीस ऑफ पेपर का, जैसे करेंसी नोट होता है ना तुम्हारा, वैसे एक पेपर है उस पर करेंसी ने एक्नॉलेजमेंट दे रखा है। जिस पर्सन के पास और जिस नाम के पर्सन के पास ये शेयर होगा, ये इंस्ट्रूमेंट होगा, उससे कंपनी ने पैसे लिए हैं और कंपनी उसे राइट देती है एज ऑनर, एज शेयर होल्डर। कौन कौन से राइट देगी वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। बेसिकली ये समझ लो कि अगर इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर को वो वोटिंग राइट देती है। प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो प्रेफरेंस शेयर्स को वो अलग तरह का राइट देती है। मैं डिटेल में अभी जाऊंगा। ठीक है। तो बेसिक स्टोरी, शेयर्स क्या होते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कंपनी इशू कर रही है, इस इंस्ट्रूमेंट को वो शेयर होल्डर को दे रही है और शेयर होल्डर से क्या ले रही है? फंड ले रही है। ठीक है। बिना ये डिसाइड किए कि कितनी कैपिटल आप इशू कर सकते हो आप कंपनी रजिस्टर ही नहीं कर सकते। आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगा, एमओए कंप्लीट नहीं होगा, उसे सबमिट नहीं करोगे तो कंपनी रजिस्टर नहीं। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड शेयर्स। ठीक है। ये तो एक बात हो गई। शेयर्स के बारे में पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, खासतौर पर इक्विटी शेयर्स। परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है कि इसको रिडीम ही नहीं करना पड़ता इक्विटी शेयर्स को। तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बोला जाता है इसे। परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इक्विटी शेयर्स परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो तो रिडीम ही नहीं होते। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैपिटल नेचर का है। हम जो पैसा ले रहे हैं वो हम लॉन्गर पीरियड तक यूज करेंगे। ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स, सबसे पहली बात जो ध्यान रखने की है
ये लॉन्ग टर्म सोर्स है फंड का। लॉन्ग टर्म सोर्स का मतलब इस पैसे को मुझे रीपे नहीं करना, जल्दी रीपे नहीं करना या रीपे ही नहीं करना। डिपेंड करता है कौन से टाइप की कैपिटल, शेयर कैपिटल आपने इशू की है। इक्विटी शेयर अगर आपने इशू किए हैं तो रीपे ही नहीं करना, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो एक लंबा समय मिलेगा, 15 साल 20 साल बाद आप उसे रीपे करते हैं। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है इक्विटी शेयर। देखो मैं अभी शेयर्स में, मैं शेयर्स के केस में इक्विटी शेयर्स पे फोकस कर रहा हूँ। शेयर्स के केस में भी किस पे फोकस कर रहा हूँ? इक्विटी शेयर्स पे। इक्विटी शेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए। इक्विटी शेयर्स उस तरह का पैसा है कि बिना इक्विटी शेयर इशू किए कोई कंपनी ना तो एग्जिस्टेंस में आ सकती है, मतलब वो रजिस्टर ही नहीं हो सकती। सबसे यू कैन से नेसेसरी फंड है किसी कंपनी को चलाने के लिए इक्विटी शेयर्स। अगर इक्विटी शेयर नहीं है तो वही वाली बात, एमओए में नेरोलैक क्लॉज में क्या लिखोगे? कैपिटल क्लॉज, उसकी डिटेल के लिए चाहिए इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के बिना कंपनी चल सकती है, डिवेंचर इशू किए बिना कंपनी चल सकती है। कोई कंपनी कोई डेप्ट ना ले मार्केट से, कुछ उधार ना ले, कंपनी कैन रन, कंपनी कैन एग्जिस्ट। प्रेफरेंस शेयर इशू ना करे, कंपनी कैन एग्जिस्ट, बट इक्विटी शेयर इशू ना करे, कंपनी कैन नॉट एग्जिस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती अगर वो इक्विटी शेयर इशू नहीं करती। इक्विटी शेयर होल्डर ही तो रियल ऑनर है कंपनी के, वही है डिसीजन मेकर, सारे डिसीजन वही लेते हैं, और इसीलिए ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये कभी रिडीम नहीं होता जब तक कंपनी चलेगी। जब तक कंपनी चलेगी उसमें इक्विटी शेयर्स होंगे, बिना इक्विटी शेयर्स के कंपनी नहीं चल सकती। किसी को शेयर्स दे रखे हैं मतलब किसी शेयर होल्डर को राइट दे रखे हैं और फाइनेंस ले रखा है, राइट। तो ये चीज समझो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस है। इस फाइनेंस के बिना तो कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, अगली बात करते हैं। तो ये मैंने लिख रखा है यहाँ, विदाउट इक्विटी शेयर्स कंपनी कैन नॉट एग्जिस्ट। इक्विटी शेयर के बिना तो कंपनी ही नहीं होती। आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी जो वर्ड है ना वो ये बताता है कि आप सब जनरल राइट लेके बैठे हैं, कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। आपके पास जो भी राइट है वो जनरल राइट है, प्रेफरेंस नहीं है, सब एक समान है। इक्विटी वर्ड कैसे दिखाता है? सब एक समान है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का स्टेटस कंपनी में कैसा होता है? आपके सबके राइट बराबर है, कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं, कोई किसी के आगे नहीं और कोई किसी के पीछे नहीं। राइट्स के मामले में, राइट्स के मामले में आप सब बराबर हो। इक्विटी शेयर होल्डर राइट्स के मामले में सब बराबर होते हैं, कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। सर प्रेफरेंशियल राइट की जरूरत कब पड़ती है? देखो दो सिनारियोज होते हैं जिसमें प्रेफरेंशियल राइट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक होता है जब कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है ना, है ना। कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है, थोड़ा सा उसका फ्लो बता देता हूँ। देखो कोई कंपनी है, वो बिजनेस कर रही है, सिंपल सा एग्जांपल, अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी, सेल में से एक्सपेंसेस सारे माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। इसमें से टैक्स चला गया तो मैं इसको बोल सकता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब गवर्नमेंट को पैसा भी दे दिया, सारे एक्सपेंस भी माइनस हो गए, कोई लॉसेस वगैरह थे डेप्रिसिएशन वो भी माइनस हो गए, मतलब फाइनली ये पीएटी बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रॉफिट पे, इस प्रॉफिट का क्या होगा? कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसका क्या करेगी? अपने ऑनर्स में बांटेगी, ठीक है। और जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देती है, उन्होंने इन्वेस्ट किया, शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया थ्रू शेयर्स, तो कंपनी जब उस शेयर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अपने शेयर होल्डर को रिटर्न देती है, रिवॉर्ड देती है, प्रॉफिट बांटती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड मिलता है इस पे इक्विटी शेयर होल्डर का बराबर हक होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि किसको डिविडेंड पहले मिलेगा या बाद में। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल के लिए, अगर सपोज 1000 शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर 1000 शेयर्स इशू कर रखे, इक्विटी शेयर होल्डर के नंबर छोड़ दो, 1000 शेयर्स इशू है इक्विटी शेयर्स, तो 1000 इक्विटी शेयर्स के लिए हमारे पास अवेलेबल फंड है 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए सब में बटेंगे कैसे? हर शेयर को 10-10 रुपए दे दो, 1000 शेयर्स को 10,000 रुपए बांट दिए,
तो अगर मेरे पास टोटल फंड अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, टोटल फंड अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड 10,000 है, और मेरे पास मैंने 1,000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर रखे हैं एज कंपनी, तो कंपनी इसको कैसे बांटेगी? बिना भेदभाव के सबको 10 रुपए ईच बांट दो। सर हमारे पास अगर 1,000 रुपए ही होते बांटने के लिए, फंड डिविडेंड की तरह बांटने के लिए अवेलेबल ही 1,000 है, तो सबको 1 रुपए दे दो। 500 रुपए ही है और 1,000 इक्विटी शेयर इशू है मार्केट में, तो हर शेयर के लिए कितना दे दो? 50 पैसे, 0.5 रुपीज। कम है तो कम दे दो, पर सबको मिलेगा एक जैसा। ये है इक्विटी शेयर्स का नेचर। इक्विटी, इक्विटी मतलब सब बराबर है, इस चीज को समझो। डिविडेंड के मामले में सबको बराबर मिलेगा। एक शेयर के लिए जितना पैसा तय हुआ है, पूरे 1,000 के लिए हर किसी को इक्वल राइट है, किसी को ज्यादा या कम राइट नहीं है, किसी को पहले मिलेगा किसी को बाद में मिलेगा, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक और तरीका होता है कैपिटल इशू करने का, उसका नाम है प्रेफरेंस। उसका नाम ही प्रेफरेंस दिया है क्योंकि उन्हें प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। इक्विटी को प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। जब मैं कहता हूं कि प्रेफरेंशियल राइट दिया है हमने किसी को, अगर हमने किसी को प्रेफरेंशियल राइट दिया है तो इसका क्या मतलब है? मतलब हम उसको दूसरों के पहले डिविडेंड देंगे, वो लाइन में आगे खड़ा कर देंगे उनको कि पहले तुम्हारा पूरा डिविडेंड होगा, जब तुम्हें पूरे पैसे मिल जाए तब हम किसी और को पैसे देंगे। जब तक प्रेफरेंस वालों को पैसे नहीं मिलेंगे तब तक किसी इक्विटी वाले को 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, नॉट अ सिंगल पेनी। प्रेफरेंस का मतलब ही है कि प्रायोरिटी पे हो आप लोग। तो इक्विटी शेयर्स में कोई प्रायोरिटी नहीं होती। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ही होता है ये वो वाले शेयर्स है जिन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा डिविडेंड में। तो एक ग्राउंड डिविडेंड बनेगा इन दोनों के डिफरेंस में। दूसरा ग्राउंड होता है रीपेमेंट। जब कंपनी बंद करनी होती है, सपोज वाइंड अप, देखो कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, वो एक लीगल बॉडी है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है। वो एग्जिस्टेंस में आती है लॉ की वजह से। कंपनीज एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करो, जो भी उसने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए दी है, तो आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। वो सारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? वो एक एमओए बनाओ, एक एओए बनाओ, उनको आरओसी के पास जाके रजिस्टर कराओ, फीस सबमिट करो, एप्लीकेशन डालो कि हम इस कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं, है ना, इस कंपनी का नाम ये है, नेम रिजर्व कराओ। ये सब जब डॉक्यूमेंटेशन हम फाइल करते थे, जैसे हम एक गाड़ी रजिस्टर कराते हैं, जैसे हम एक, उसका एक अपना प्रोसीजर है व्हीकल रजिस्ट्रेशन कराने का, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का अपना प्रोसीजर है, वैसे ही कंपनी रजिस्ट्रेशन का अपना प्रोसीजर है। उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, कुछ नेम रिजर्वेशन होते हैं, कुछ फीस होती है, किसी अथॉरिटी के पास वो एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। उसके बाद अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक से पैसा लाना पड़ता है शेयर इशू करके। बिना शेयर इशू करे पब्लिक से पैसा लाए कंपनी रजिस्टर ही नहीं होती, वो काम करने की एबिलिटी में ही नहीं आती। राइट। सो सबने वो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा बिजनेस के। सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम चाहिए, डायरेक्टर्स चाहिए, सबकी कंसेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट आरओसी में फाइल होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट अलग से लेना पड़ेगा, वो तब मिलेगा जब आप शेयर्स मार्केट में इशू करोगे। और वो कौन से वाले शेयर्स हैं जो मैंडेटरली इशू करने ही पड़ेंगे, बाकी करो या मत करो? इक्विटी शेयर्स हैं, और इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, इनका जो कैपिटल है वो परमानेंट नेचर का होता है। ये रीपेमेंट केवल और केवल प्रेफरेंस शेयर्स में ही होता है, इक्विटी शेयर्स में रीपेमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है। क्योंकि कंपनी जब तक रहेगी तब तक किसी को तो पैसा लगा के रखना पड़ेगा, किसी को तो रिस्क उठानी ही पड़ेगी। वो कौन से लोग हैं जो कंपनी के एग्जिस्टेंस में रहने तक अपना पैसा कभी नहीं निकाल सकते? वो इक्विटी शेयर्स है। लेकिन सर अगर हमको कंपनी बंद करनी हो तो क्या कंपनी बंद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और अगर कंपनी बंद होगी तो फिर ये जो पैसा लगा हुआ है लोगों का, ये उन्हें वापस मिलेगा? कंपनी इनको वापस करेगी पैसा? बिल्कुल करेगी। इसको बोला जाता है रीपेमेंट। तो इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, ये जो कंपनी बंद करने की प्रोसेस है उसे वाइंड अप बोलते हैं। कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने की प्रोसेस को इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। कंपनी को बंद करने की प्रोसेस का नाम है वाइंड अप। तो जब कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप के समय पे जिन भी लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है उस कंपनी में, एज शेयर्स, एज डिबेंचर्स, और शेयर्स में भी एज इक्विटी, एज प्रेफरेंस, उन सबका पैसा रीपे होता है। उस रीपेमेंट के समय भी वो प्रेफरेंस शेयर्स वाले इक्विटी शेयर्स के आगे खड़े होंगे लाइन में। जब तक उनके सारे पैसे ना दे दिए जाए 1 रुपया भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है। तो
रीपेमेंट जो होगा वो कैसे होगा, ध्यान से समझना। रीपेमेंट में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपे किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को रीपे किया जाएगा, जो भी फंड इन्वेस्टेड था उनका। तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर में जो कंसेप्ट है, इससे इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड, डू नॉट कैरी, इक्विटी शेयर होल्डर को कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, कोई स्पेशल राइट नहीं होता, कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। ये इक्विटी शेयर होल्डर है, वर्ड में ही उसका नाम है, उसी में उसका सेंस छुपा है, इक्विटी है। ठीक है, सबको बराबर राइट है, कोई किसी को स्पेशल राइट या किसी को प्रेफरेंशियल राइट नहीं। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए एक ही सिंपल सा है, आप सब बराबर हो। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए क्या है, आप प्रायोरिटी के लोग हो। आपको डिविडेंड में भी हम प्रायोरिटी पे डिविडेंड देंगे, जब तक आपके पूरे पैसे ना दे दे इक्विटी वालों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्विटी वाले रियल ऑनर है। जब तक पूरी दुनियादारी के पैसे ना दे दे वो, तब तक अपने लिए कुछ बचा नहीं सकते। ठीक है, एक्सपेंस है तो उनको सब क्रेडिटर वगैरह को पैसे दे देते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को दे देते हैं, और प्रेफरेंस अगर है तो प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे देते हैं, डिबेंचर अगर है तो उनको इंटरेस्ट दे देते हैं, अगर कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दे देते हैं। ये सबका पैसा देने के बाद जो बचता है वो रियल ओनर को मिलता है। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर कभी प्रेफरेंस नहीं लेते, कभी कोई स्पेशल राइट नहीं लेते, राइट। तो इक्विटी शेयर्स जो आप इशू करोगे उनका नेचर समझो, वो किस तरह का शेयर है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑल्सो नोन एज ऑनर्स कैपिटल, मैंने कहा ना ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोग रियल ऑनर है। सर ये इतने बुरे हाल में है, इनको प्रायोरिटी भी नहीं है, सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद इनको पैसे मिलेगा। एक्चुअली इनका क्या इंटरेस्ट है कंपनी में, क्यों जाएगा कोई इक्विटी शेयर होल्डर बन के? भाई वो कंपनी चलाते यही लोग हैं, डिसीजन मेकिंग, पावर ऑफ मैनेजमेंट सब इन्हीं के हाथ में है। कंपनी क्या बिजनेस करेगी, कितना बिजनेस करेगी, कैसे बिजनेस करेगी, कब पैसा आएगा, कब क्या इंटरेस्ट रेट पे हम पैसा उठाएंगे, सारे डिसीजन इन्हीं के हाथ होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे डायरेक्टली कैसे इनडायरेक्टली मैं अभी आगे समझाऊंगा, पर सारे डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में ही होता है। तो ये रियल ओनर है, इक्विटी शेयर होल्डर। आगे चलते हैं, है ना, ये टर्म समझो, दे आर द रियल ओनर्स बिकॉज दे कंट्रोल द मैनेजमेंट। इसलिए ये कहलाती है ऑनर्स कैपिटल या ऑनर्स फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल का नाम ही ऑनर्स फंड या ऑनर्स कैपिटल। ठीक है, क्यों कहा जाता है इन्हें रियल ऑनर? इस टर्म को अच्छे से दिमाग में सेट करो। बिकॉज दे कंट्रोल द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग, सारी डिसीजन मेकिंग यही कंट्रोल करते हैं। और अपने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को बिठाते हैं, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बीओडी स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को की बॉडी को ये सेट कर देते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये अपॉइंट करते हैं, यू कैन से इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ पे एमएलए और एमपीस को चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी तरीके से डायरेक्टर्स चुने जाते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर भी खड़ा हो सकता है डायरेक्टर बनने के लिए। और डे टू डे ऑपरेशंस की जो भी काम होते हैं, जैसे कंट्री को मैनेज कौन कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं ना, लेकिन उनको चुना किसने? हमने। तो इनडायरेक्टली कंट्री को मैनेज कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी इसी तरह की चीज होती है ना। ऐसे देश जो डेमोक्रेसी में है उसमें इनडायरेक्टली तो कंट्री को रन वहां की पब्लिक ही करती है कलेक्टिवली। बस वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव डे टू डे ऑपरेशंस में काम करते हैं। फिर हमारा उसमें डेली बेसिस पे कोई दखल नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गवर्नमेंट जैसे चला रही है वैसे चल रही है, हमको वैसे ही रहना है, लेकिन उस गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार हमारा है। ऐसे ही कंपनी भी एक डेमोक्रेटिक सा सेटअप है, डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट है, जहां पे इक्विटी शेयर होल्डर रियल ऑनर है। जैसे हम पब्लिक एज अ रियल ऑनर इस कंट्री के रियल ऑनर्स हैं, लेकिन हम इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन में अपने बॉडी चुनते हैं, गवर्नमेंट चुनते हैं, और गवर्नमेंट देश चलाती है। वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को चुनते हैं और डायरेक्टर्स कंपनी चलाते हैं, फिर उनके डिसीजन फाइनल होते हैं। आप डायरेक्टर हटा सकते हो, हम 5 साल तक नहीं हटा सकते, वो किसी भी दिन हटा सकते हैं कलेक्टिवली। उसका एक तरीका है, वो तरीका क्या है मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, अगर इनको बोल रहे हो ये रियल ऑनर है, रियल ऑनर है, रियल ऑनर है, रियल ऑनर की कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है पता है? रिस्क बियरिंग।
रिस्क उठाना रियल ओनर का कैरेक्टर है। अगर हम कहते हैं कोई चीज, मैं किसी चीज का ओनर हूं, मतलब उसकी रिस्क तुम पे, डिसीजन तुम्हारे चलेंगे, कंट्रोल तुम्हारा चलेगा, और कल को कोई गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार भी तुम ही हो। तो अगर लॉस हो जाता है कंपनी को, तो अल्टीमेट उसका बर्डन कौन उठाएगा? लॉस का अल्टीमेट बर्डन इक्विटी शेयर होल्डर उठाएंगे, जिनसे तुम लोन पे पैसा लाए हो। कंपनी को नुकसान हो या फायदे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका इंटरेस्ट भी देना है, उनको रिपे भी करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं होता तो डिविडेंड भले ही ना मिले, पर उनको रिपे तो करना ही है। इक्विटी शेयर होल्डर को ना तो रिपेमेंट मिलेगा कभी, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। मतलब इनको जब कंपनी का नुकसान होगा तो अल्टीमेटली जिसका नुकसान होगा वो कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। जिसकी जेब खाली होगी वो इक्विटी शेयर होल्डर है। डिसीजन मेकिंग इसी बंदे के पास, तो सारी रिस्क भी इसी बंदे, जिसकी चलेगी कंपनी में। अल्टीमेटली कंपनी गड़बड़ करेगी तो जिम्मेदार वही है ना, तो लॉस वही बियर करेगा। तो ये जो रिस्क है इक्विटी शेयर होल्डर ही बियर करते हैं। और रिस्क किस चीज की होती है? ऑब्वियसली लॉस की रिस्क होती है। लॉस किस चीज का होगा? आपने जो पैसे लगाए वो, और आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा था वो। एज अ इन्वेस्टर सोचो, आपने कंपनी को क्या दिया? आपको दो एक्सपेक्टेशन उससे, मेरे पैसे वो मिल जाए और मेरा डिविडेंड मिल जाए, राइट? सॉरी। तो फटाफट, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हम क्या पढ़ रहे हैं? सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस में बेसिकली दो सोर्स होते हैं, एक शेयर कैपिटल और एक डेट फंड। ऑनर्स फंड और डेट फंड। ऑनर्स फंड के अंदर फर्दर इनसाइड आ गए इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। उसमें प्रेफरेंस शेयर्स को अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, स्पेसिफिक किस पे बात कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं? रियल ओनर, कंपनी को कंट्रोल करते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के बिना कंपनी ना तो एग्जिस्टेंस में आ सकती है ना सर्वाइव कर सकती है। क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये रियल ओनर है, इसलिए रिस्क बियरिंग कौन करेंगे? यही लोग। इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, ना डिविडेंड पे और ना रिपेमेंट पे। बस इतने ही स्टेटमेंट्स दिमाग में सेट होने चाहिए। ये इक्विटी शेयर होता क्या है, इतनी सारी पहचान है, ये सब कुछ दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए जैसे इक्विटी शेयर्स वर्ड आए, और हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी करवा दूंगा, देखना। मैच्योरिटी, इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि वो डेट, एक दिन होता है जिस दिन कंपनी लोगों से पैसे ले रही है और ये बता के लेती है कि मैं इसे कब लौटाऊंगी। तो वो जो डेट होती है, वो जो पीरियड का एंड होता है, सपोज 10 साल के लिए हमने किसी से पैसे लिए तो 10 साल क्या कहलाएगा? मैच्योरिटी पीरियड। और जिस दिन वो मैच्योरिटी आएगी उस दिन कंपनी रीपे करती है। लोन इसी तरीके से लेती है, प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे भी इसी तरीके से लेती है। जिस दिन कंपनी पैसा लेती है इन्वेस्टर से, उस दिन इन्वेस्टर को यह बता दिया जाता है कि आपकी मैच्योरिटी कब आएगी, मतलब आज पैसे लिए हैं, मैं लौटाऊंगी कब, रीपे कब होगा। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। मैंने तो कहा इक्विटी शेयर होल्डर्स तो रियल ओनर है, जब तक कंपनी रहेगी तब तक इनके पैसे कंपनी में रहेंगे। कंपनी वाइंड अप होगी उस दिन इनको पैसे वापस मिलते हैं। तो ओनली वन सिनारियो, जिस दिन या जिस समय कंपनी को रीपेमेंट करना पड़ेगा अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को, रियल ओनर को रीपेमेंट केवल तब होगा जब बिजनेस बंद होगा, बिजनेस रैप अप होगा। इसके अलावा इनकी कोई मैच्योरिटी नहीं है। कंपनी अगर 200 साल चलेगी तो एक्चुअली वो इस इक्विटी शेयर पे 200 साल तक रीपेमेंट नहीं होगा। प्लीज अपने दिमाग को इस बात पे सेट करना। इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में ज्यादा मत सोचो, इक्विटी शेयर टर्म को समझो। वो जिसके पास है उसे होल्डर बोलते हैं, दैट इज ओके। इक्विटी शेयर्स के ऊपर हम ये सारी बात कर रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स की कोई मैच्योरिटी नहीं होती, उस इंस्ट्रूमेंट पे कभी भी कंपनी रीपे नहीं करती। केवल एक सिनारियो है, इसका एक ही एक्सेप्शन है, एक ही सिचुएशन है जब इक्विटी शेयर्स के पैसे रीपे किए जाएंगे, और वो सिचुएशन कौन सी है? वो सिचुएशन है वाइंडिंग अप। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आगे चलते। सर ये सब करके हमें रिटर्न और रिवॉर्ड क्या मिलता है? मैंने नाम बता दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिलता है, बिल्कुल। आपने इसको दिमाग में सेट करो, कंपनी ने सेल करके इनकम कमाई, सारे खर्चे हटा दो उसमें से, क्या बचा? प्रॉफिट।
टैक्स हटा दो, उसमें से गवर्नमेंट का भी पैसा चला गया, क्या बचा? पैट। इसमें से प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दो पहले, उसके बाद जो रेसिड्यू बचा है, रेसिड्यू का मतलब बचा कुचा प्रॉफिट, इस बचे कुचे प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिविडेंड की तरह। इसमें से भी पता है कंपनी चाहे तो रिजर्व रोक लेती है, रिजर्व भी माइनस हो जाता है, फिर जो बचता है वो इक्विटी डिविडेंड की तरह से बटता है। फिर से बहुत सिंपल है। कंपनी ने सेल करके इनकम कमाई, उसमें से खर्चे हो गए, खर्चे होने के बाद क्या बचता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट में से टैक्स दे दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो प्रॉफिट है इसमें पहला हक किसका? प्रेफरेंस किसको? वो जो, अगर आपकी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है, तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं, तो उन प्रेफरेंस शेयर पे प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो। प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो रेसिड्यू बचा, उस रेसिड्यू में से रिजर्व कर लो। रिजर्व करने का मतलब होता है फ्यूचर में आने वाली किसी चीज के लिए पहले से पैसा रोक के रखना। कंपनी ने कमाया है तो सारा का सारा अभी बांट बांट नहीं देती कंपनी, रिजर्व बना लेती है। रिजर्व बनाने के बाद कुछ पैसा बचता है तो वो इक्विटी डिविडेंड की तरह बांट दिया जाता है और सबको इक्वल बांटा जाता है। इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट मिल रहा है तो इक्विटी शेयर्स इक्वल राइट देते हैं, तो इक्विटी डिविडेंड बढ़ता है। तो क्या कुछ रिटर्न मिलता है? बिल्कुल मिलता है। उसका नाम क्या है? इक्विटी डिविडेंड। तो एक तो ये बता दी मैंने बात कि इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिडीम, ये कभी रिडीम नहीं होती। जब तक जीवन चलेगा तब तक ये चलेगी। इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या बता दिया मैंने? एक्सेप्शन है वाइंड अप। वाइंड अप के समय पे रीपेमेंट हो जाता है। कंपनी खत्म हो गई तो पैसे मिल जाएंगे ना, कंपनी की लाइफ टाइम में पैसे कभी नहीं मिलेंगे। रिटर्न और रिवॉर्ड, क्या ये अर्न करते हैं कुछ? बिल्कुल। इक्विटी शेयर्स पे अर्निंग होती है, इस अर्निंग को क्या बोला जाता है? डिविडेंड। ये किस पे डिपेंड करता है? कंपनी अच्छा अर्न करेगी तो डिविडेंड मिलेगा। मतलब अगर कंपनी लॉस कर लेगी तो कभी भी डिविडेंड मिलेगा। लॉस के केस में यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं आया, मेरी बात समझना। पीएटी अगर नेगेटिव आ गया ना, मतलब इफ लॉस, तो इसके आगे स्टोरी जाएगी ही नहीं। इसके नीचे जाओ मत। ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, ना रिजर्व बनेंगे। रिजर्व कहां से बनाओगे जब कुछ सेविंग ही नहीं है, तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, और ना ही कुछ इक्विटी डिविडेंड की तरह से बांटा जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। रिटर्न और रिवॉर्ड की बात हो गई। ओके, इक्विटी डिविडेंड कैन बी क्लेम्ड एज रेसिडुअल अर्निंग ओनली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विटी डिविडेंड अभी हाल समझाया, इक्विटी डिविडेंड तभी मिलेगा जब रेसिड्यू बचे। कुछ बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। सारे पेमेंट कर दो, सारे पेमेंट कर दो मतलब सेल्स में से क्या क्या माइनस कर दिया? एक्सपेंस माइनस, क्या बचा? प्रॉफिट। उसमें से क्या कर दिया? टैक्स माइनस, क्या बचा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां पे प्रॉफिट बचा है, ठीक है। इसमें से क्या माइनस कर दिया? प्रेफरेंस का डिविडेंड, क्या बचा? रेसिड्यू अर्निंग। इसमें से भी रिजर्व माइनस कर दिए, तब बचा इक्विटी डिविडेंड, और इक्विटी डिविडेंड इक्वली सब में बांट दिया। ये पूरी प्रोसेस फॉलो होगी, उसके बाद आपको मिलेगा इक्विटी डिविडेंड। आई होप सबको समझ में आया। चलो कम ऑन फटाफट, बहुत इजी है। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स परमानेंट कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल है। कंपनी बिना इक्विटी शेयर्स इशू किए ना तो एग्जिस्टेंस में आ सकती है, ना ही रन कर सकती है। जब तक कंपनी चलेगी तब तक कंपनी में इक्विटी शेयर्स रहेंगे। इनका कोई रिडम्पशन डेट नहीं होता, इनका कोई रीपेमेंट डेट प्री डिसाइडेड नहीं है। जिस दिन कंपनी वाइंड अप होगी, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको वाइंड अप 500 साल ना हो, पर जिस दिन कंपनी वाइंड अप होगी उस दिन रीपेमेंट होगा। इक्विटी शेयर्स जैसा कि नाम है, सभी शेयर्स पे इक्वल राइट्स, किसी को कोई स्पेशल या प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। क्या स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट शेयर्स पे मिलते हैं? हाँ, वो दूसरी कैटेगरी के शेयर्स होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इक्विटी शेयर्स के इक्विटी शेयर्स पे क्या कुछ रिटर्न या रिवॉर्ड दिया जाता है? बिल्कुल, इक्विटी शेयर्स पे रिटर्न या रिवॉर्ड दिया जाता है। उस रिटर्न या रिवॉर्ड का नाम है डिविडेंड। लेकिन ये रिटर्न और रिवॉर्ड सिर्फ तब मिलेगा जब रेसिड्यू बचा हो उनके लिए कुछ। सभी लोगों के ड्यूज देने के बाद, जैसे बिजनेस के सप्लायर्स के ड्यूज दे दो,
डिवेंचर लिए हैं, कोई लोन लिया है, उनके इंटरेस्ट के ड्यूज दे दो। इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के भी ड्यूज दे दो, प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट भी जो ड्यू बनता है उनका डिविडेंड वो दे दो। उसके बाद रिजर्व भी रोक लो फ्यूचर के लिए जितना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो अब इक्विटी डिविडेंड बांटा जाता है। ये जो इक्विटी शेयर होल्ड करने वाले लोग होते हैं, जिनको इक्विटी शेयर होल्डर बोला जाता है, दे आर द रियल ओनर्स। ये सब कुछ कंपनी, पूरा सेटअप यही लोग चलाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मतलब कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट पूरा इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में होता है। इक्विटी शेयर होल्डर वो लोग जिनके पास इक्विटी शेयर्स। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ये कंपनी को मैनेज क्या सीधे करते हैं? नहीं, इनडायरेक्टली करते हैं। ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी, अकेला डायरेक्टर नहीं, बॉडी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी कंपनी को मैनेज करती है। ये सब कैसे होता है इस बारे में पूरा कंपनीज एक्ट, और वही हमें फॉलो करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, हमारा फोकस अभी सिर्फ इतनी ही बात पे है। इक्विटी डिविडेंड की बात भी हो गई, आगे चलते हैं। मैं अभी बार बार कह रहा हूं कि क्या तरीका है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का। आपने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी मैनेज करेगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होते कैसे हैं, क्या तरीका है? तरीका है मीटिंग। जैसे चुनाव में, नेताजी का चुनाव कैसे होता है, वोटिंग होती है ना, एक इलेक्शन कैंपेन होता है, फिर वोट करने जाते हैं। वो तरीका यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पे कैसे चलता है, एक डेट डिसाइड कर दी जाती है, सारे इक्विटी शेयर होल्डर उस डेट पे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे इकट्ठे होते हैं, वहां बैठ के मीटिंग करते हैं। मीटिंग में डिस्कस होता है कौन पर्सन है जो डायरेक्टर बनने लायक है, नहीं है, वगैरह वगैरह। उस डिस्कशन के रिजल्ट में वोटिंग होती है। ठीक है, जितने इक्विटी शेयर्स जिसके पास, उतना स्ट्रांग वोट उसके पास, क्योंकि हर इक्विटी शेयर की वैल्यू इक्वल है। लेकिन एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, किसी के पास सिर्फ 10 इक्विटी शेयर्स है, दोनों का वेट सेम नहीं। इक्विटी शेयर्स का सेम है, इक्विटी शेयर होल्डर तो जो ज्यादा इक्विटी शेयर्स होल्ड करेगा उसका स्ट्रांग होगा। तो जैसे मुकेश भाई अंबानी हुए, रिलायंस की जब मीटिंग होती होगी, वो इक्विटी शेयर होल्डर है, वो डायरेक्टर भी है, चुनाव में खड़े हो सकता है इक्विटी शेयर होल्डर और डायरेक्टर बन सकता है। जब मीटिंग होती होगी तो जब वो प्रेजेंट होते होंगे तो उनके वोट की कीमत ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर्स। हर इक्विटी शेयर की वर्थ एक जैसी, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं, सब बराबर। लेकिन जिसके पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, वो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो अगर 100% में से सपोज 60-70% होल्डिंग अकेले मुकेश भाई अंबानी की है और 10-20% उन्होंने अपने फैमिली में बांट रखी है, अकेले उनके वोट की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है। तो और सिंपल बता दूं मैं तुम्हें, अगर 51% से ज्यादा आपके पास पावर है, वोटिंग पावर अकेले ही है, अकेले डायरेक्टर डिसाइड करोगे, मेजोरिटी से चुनाव किससे जीता जाता है? मेजोरिटी से। तो अगर टोटल 100% पावर में से 51% किसी एक बंदे के पास है, तो वो अकेले ही चुनाव में उस डायरेक्टर को चुनाव कर लेगा, उसे इलेक्ट कर देगा, किसी भी डायरेक्टर को रख लेगा, किसी को भी निकाल देगा। ये सब कुछ कहां होता है? मीटिंग में होता है। और मेथड क्या है ये करने की? वोटिंग। तो मीटिंग में, वोटिंग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, मीटिंग में वोटिंग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हटाए जाते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं मीटिंग में। ये मीटिंग साल में कितनी बार होनी चाहिए, इस मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, मीटिंग में वोटिंग का मैकेनिज्म क्या होगा, सब कौन सिखाता है? कंपनीज एक्ट सिखाता है। क्या हमें अभी वो सब सीखना है? नहीं, बस बता दिया कि ये सब कुछ कहां लिखा है, ये कौन सिखाएगा? कंपनीज एक्ट सिखाएगा। तो हमें क्या सीखना है सर? बस इतना सा कि इक्विटी शेयर्स अपनी मैनेजरियल पावर्स कैसे एक्सरसाइज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। वोटिंग से एक्सरसाइज करेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट आपको मिलता है वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट आपको मिलता है वोटिंग राइट। और ये एक्सरसाइज कहां होता है? जनरल मीटिंग। इस मीटिंग का नाम ही जनरल मीटिंग होता है। जनरल का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग। इन द प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब वही जो मैंने बताया, मुकेश अंबानी का
कंट्रोल ज्यादा होगा अगर उसके पास सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर्स रिलायंस लिमिटेड के, तो उसी प्रपोर्शन पावर होती है जिस प्रपोर्शन में किसी पर्सन के पास इक्विटी शेयर्स हेल्ड हैं, जिस रेशो में इक्विटी शेयर हेल्ड है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो फटाफट फटाफट खत्म करते हैं, है ना। बस इसमें जितनी मेहनत लग रही है उतनी आसानी से प्रेफरेंस शेयर समझ में आ जाएगा। और ये मैं इस लेक्चर को स्पेशली इसीलिए डिटेल में ले जा रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें अगर तुम सीख गए ना तो आगे के टॉपिक्स बहुत इजी होने वाले हैं। कंपनी को सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए, दो ऑप्शन, ऑनर्स फंड, डेट फंड। डेट फंड को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ऑनर्स फंड पे आ जाते हैं। ऑनर्स फंड में भी दो तरह के फंड हो सकते हैं, इक्विटी फंड, प्रेफरेंस फंड। प्रेफरेंस फंड को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, केवल इक्विटी फंड। इक्विटी फंड कैसे जनरेट किया जाता है? इक्विटी शेयर्स को इशू करके। बिना इक्विटी शेयर्स को इशू किए कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती क्योंकि एमओए कंप्लीट नहीं होगा, कोई कंपनी रन भी नहीं कर सकती। कंपनी जब तक चलेगी तब तक उसके अंदर इक्विटी फंड इन्वेस्टेड रहेगा, इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टेड रहेंगे। इक्विटी शेयर्स जो लोग होल्ड करते हैं उन्हें रियल ओनर्स कहा जाता है। वो लोग रियल ओनर्स हैं इसलिए वो रिस्क बेयरिंग करते हैं। क्या उन्हें रिवॉर्ड मिलता है? हाँ, लेकिन रिवॉर्ड तब मिलता है जब कुछ बचता है, रेसिड्यू बचता है। सारे ड्यूज पे करने के बाद, एक्सपेंस पे कर दो, टैक्स पे कर दो, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनका कोई डिविडेंड बनता है वो भी पे कर दो, अगर कुछ रिजर्व रोकना है वो भी रोक लो, उसके बाद कुछ बचता है तो फिर इन्हें मिलेगा वो पैसा डिविडेंड के नाम से, इक्विटी डिविडेंड बोला जाएगा। कंपनी के ये रियल ऑनर है, ये कंपनी को कंट्रोल करते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट इन्हीं के हाथ में होता है इनडायरेक्टली। तो डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास है? कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के को रखने का या निकालने का कंट्रोल किनके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर जितने ज्यादा इक्विटी शेयर्स होल्ड करेगा उसकी पावर, वोटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन कहां करते हैं? मीटिंग में। उस मीटिंग को क्या बुलाया जाता है? जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग में कोई डायरेक्टर कैसे रखा जाएगा या कैसे निकाला जाएगा? वोटिंग से। जो भी डिसीजन मेकिंग कभी भी करना पड़े किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। वो मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग में वोटिंग होगी और वोटिंग से डिसीजन होगा। ऐसे बोल देने से डिसीजन नहीं होगा। भले पूरा कंट्रोल हो मुकेश अंबानी जी का, पर करनी मीटिंग पड़ेगी, वोटिंग करनी पड़ेगी और वोटिंग से तय होंगे डायरेक्टर और फिर वो डायरेक्टर डिसीजन लेगा। अगर वो खुद भी इलेक्ट हो जाते हैं डायरेक्टर की तरह फिर वो डायरेक्टर की तरह से डिसीजन ले सकते हैं। पर इन द पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर आपको मीटिंग करनी पड़ेगी फिर वोटिंग करनी पड़ेगी। इन्हें कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता। हर इक्विटी शेयर का राइट बराबर है, हर इक्विटी शेयर का राइट बराबर है। पर एज ए इक्विटी शेयर होल्डर कोई व्यक्ति ज्यादा इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है, कोई व्यक्ति कम इक्विटी शेयर होल्ड करता है, तो उस इक्विटी शेयर होल्डर के राइट इसलिए थोड़े वेरी कर जाते हैं। पर इक्विटी शेयर्स के बेस के ग्राउंड पे तो सबके राइट बराबर। मेरिट एंड डीमेरिट, फायदे नुकसान, डिराइव फ्रॉम द नेचर। मतलब क्या है इसका? आगे चैप्टर में अगर इक्विटी शेयर होल्डर के मेरिट या डीमेरिट पढ़ने पड़े तो अब तुम खुद पढ़ सकते हो। अगर तुम मेरी सारी बातें समझो तो इसी, जब तुम किसी चीज का किसी व्यक्ति का कैरेक्टर जान लेते हो तो उसके गुण और दोष दोनों जान लेते हो। उसमें क्या अच्छी आदतें हैं और क्या बुरी आदतें हैं हम डिस्कस कर सकते हैं अगर हम किसी का कैरेक्टर जानते हैं। तुम इक्विटी शेयर होल्डर के बारे, इक्विटी शेयर्स के बारे में सब कुछ जान चुके हो, इक्विटी शेयर्स के बारे में सब कुछ जान चुके हो। तो इक्विटी शेयर्स का क्या फायदा है और क्या नुकसान है अब तुम रीड करोगे और तुम्हें समझ में आएगा। तो एक रीडिंग के बाद यू आर एबल टू सॉर्ट आउट क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। ओके, तो इसको रीड करो, पढ़ने के बाद और क्लैरिटी आ जाएगी। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। हम इक्विटी पढ़ चुके हैं, ये भी शेयर कैपिटल है, ऑनर्स फंड है, पर ये रियल ऑनर्स नहीं है। इन्हें ये राइट नहीं है कि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, इन्हें ये राइट नहीं है कि ये वोटिंग करें। सर कैसे ऑनर है? मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोटिंग ये कर नहीं सकते, तो क्या फायदा है? फायदा है प्रेफरेंस। जब डिविडेंड मिलेगा, बाहर वालों के सबके ड्यूज पूरे हो गए, गवर्नमेंट का टैक्स भी दे दिया, सेल्स में से एक्सपेंस गया, प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट में से टैक्स दे दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा, उस प्रॉफिट को
पहले ये लोग एंजॉय करेंगे। क्या साथ पूरा प्रॉफिट यही रख लेंगे तो कभी इक्विटी के लिए बचेगा क्या? इनके प्रॉफिट की लिमिट है। इनका नाम ऐसा होता है, एग्जांपल के लिए बताता हूं, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इस 10% का मतलब है कि इसको 10% तक डिविडेंड मिलेगा। तो अगर 100 रुपए का एक है प्रेफरेंस शेयर, जैसे इक्विटी शेयर को मैंने बताया ना, नेरोलैक में बताना पड़ता है आपको कि आप टोटल कितना कैपिटल फंड ले सकते हो। उसमें इक्विटी कैपिटल फंड और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब मिला जुला के टोटल फंड होता है। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फंड इशू, मतलब शेयर्स इशू करके फंड इकट्ठा कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके फंड इकट्ठा कर रहे हो, तो उस प्रेफरेंस शेयर्स में आपने ये तय करा कि मेरा एक इंस्ट्रूमेंट 100 रुपए का है। अगर मेरा एक इंस्ट्रूमेंट 100 रुपए का है तो 10% डिविडेंड मिलेगा, मतलब 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। अगर ये 9% पे इशू किए तो ये 9% डिविडेंड देंगे। जैसे लोन पे इंटरेस्ट होता है ना, सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड फिक्स होता है। तो पूरे 9% का डिविडेंड मिल जाने के बाद जब कुछ आगे बाद पैसा बच गया तब इक्विटी शेयर्स के लिए कुछ मिलेगा, अदरवाइज इक्विटी शेयर्स को कुछ नहीं मिलेगा, इन्हीं को पैसा मिलेगा। इन्हें ये सर जो अवेलेबल फंड है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही कम पड़ा तो पूरा डिविडेंड नहीं मिल पाया तो ऑनर है ना, भूल जाओ, फिर भूल जाओ। लेकिन अगर पैसा अवेलेबल है तो पहले इनको मिलेगा, इनको पूरा 9% मिल जाए। जब तक इनको पूरा 9% ना मिल जाए 1 रुपया नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर को डिविडेंड के नाम पे, प्रेफरेंस शेयर्स को ही पैसा दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनको नाम दिया प्रेफरेंस। ऐसे ही इनकी एक रिडम्पशन डेट होती है। ये इक्विटी जैसे नहीं है, रियल ऑनर नहीं है, तो ये इक्विटी जैसे नहीं है कि हमेशा इनका पैसा रखे रखेगी कंपनी। जिस दिन प्रेफरेंस शेयर इशू होता है उसी दिन ये तय कर दिया जाता है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स कब रिडीम होगा। रिडीम होगा मतलब कंपनी रिवर्स एक्शन करेगी। इशू के समय क्या होता है, कंपनी पैसे लेती है आप और इंस्ट्रूमेंट इशू करती है प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से उनके होल्डर को। जब रिडम्पशन होता है तो अपना इंस्ट्रूमेंट वापस लेती है और पैसे लौटा देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। सो ये जो रिवर्स एक्शन है इसकी डेट डिसाइडेड हो जाती है। जैसे लोन लेते हैं तो ये तय हो जाता ना, लोन कितने साल का, 10 साल का, मतलब आज हमने लोन लिया तो पैसे लिए और लोन रिपे करेंगे तो पैसे वापस देंगे। ऐसे ही कंपनी करेगी, जिस दिन इशू करेगी उस दिन पैसे लेगी, जिस दिन रिडम्पशन करेगी उस दिन पैसे लौटा देगी। सो रीप, ये तो हो गया नॉर्मल केस की रिडम्पशन होता है। लेकिन एक अभी केस समझाया था मैंने तुम्हें, वाइंड अप। वाइंड अप क्या होता है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने को कहते हैं इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को का एग्जिस्टेंस एंड करने को कहते हैं वाइंड अप। तो जब कंपनी वाइंड अप करती है, जब कंपनी अपना एग्जिस्टेंस एंड करती है तो सबके पैसे लौटाने पड़ते हैं, शेयर होल्डर के भी लौटाने पड़ते हैं, इक्विटी वाले को भी वापस करने हैं। लेकिन वहां पे भी जब वापस करने के समय अगर फंड कम पड़े और हमारे सामने ये डायलेमा हो जाए कि हम सबको पैसे नहीं लौटा सकते तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा। देखो इतना पैसा है कि सबको ही लौटा सकते हैं तो सबको लौटा देंगे, इतनी सिंपल सी स्टोरी होगी। लेकिन पैसा कम है, हम सबको नहीं लौटा सकते, तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, शेयर होल्डर के मामले में। बाकी सबको तो पहले ही दे दो, ये जो ऑनर बचे हैं केवल इनको रोको। इसमें भी प्रेफरेंस वालों को फिर पहले पैसा दिया जाएगा। इनका पूरा पैसा जब तक ना चुका दिया जाए तब तक 1 रुपया भी नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर वालों को। इसीलिए इनका नाम दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, दे इंजॉय प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स इंजॉय प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स दो जगह पे, डिविडेंड के केस में भी और रिपेमेंट के केस में भी। फीचर्स अभी बताया मैंने, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ये ऐसा नहीं कि जितना बचा सब इनका, इक्विटी वाले बड़े मजे में रहते हैं, दुखी मत होना उनके लिए, उनको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा जब तक इनको नहीं मिलेगा। जब सेविंग कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो ऑब्वियसली वहां रिस्क है, डिसीजन भी तो आप ही ले रहे हो। तो जितना बचेगा ना उसकी कोई लिमिट नहीं है फिर इक्विटी शेयर होल्डर के कमाने की, इनकी लिमिट है। ये 9% के ऊपर डिविडेंड मिलेगा नहीं इनको कभी। और 9% किसका पता है, 100 रुपए का। प्रॉफिट पे बेस नहीं है कि जितना प्रॉफिट हुआ उसका दे दो इनको कुछ पोर्शन, ना ना ना। 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है, हर 100 रुपए पे 9 रुपए मिलेंगे। ये है सीधा रिटर्न इनका, 100 रुपए पे 9 रुपए, एज सिंपल एज दैट। 1,000 पे 90, 10,000 पे 900, इसी रिलेशन में ये लोग रिटर्न अर्न कर पाएंगे। तो लिमिटेड रिटर्न है, फिक्स रिटर्न है डिविडेंड पे।
फिक्स रिटर्न ऑफ डिविडेंड, कोई दिक्कत। लेकिन हाँ, इनका जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो बिफोर, ये पे होगा इनको बिफोर पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को 1 रुपए देने के, एक भी नहीं रुपए देंगे, 1 रुपया भी नहीं देंगे जब तक इनका पूरा पेमेंट ना हो जाए, राइट। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप, इनको प्रेफरेंशियल राइट है, इनका पैसा पहले चुकाओ, उसके बाद ही इक्विटी शेयर्स को देना, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ इक्विटी एंड डिवेंचर। प्रेफरेंस शेयर्स के पास इक्विटी और डिवेंचर जैसी दोनों, डिवेंचर क्या होता है, ये लोन इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ये लोग कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है, डिवेंचर एक लोन इंस्ट्रूमेंट है, कोई खास अंतर नहीं है। कंपनी यहां भी पैसा लेती है, एक पेपर देती है, पैसा लेती है, बट वो एक लोन है। लोन है मतलब उस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट डेट है। तो ये कैरेक्टर तो प्रेफरेंस में भी है सर। हाँ, तो क्या डिवेंचर और प्रेफरेंस एक जैसे हैं? नहीं, एक छोटा अंतर है, छोटा सा। अभी मैंने रिलेशन बताया तुम्हें, सेल्स माइनस एक्सपेंस, तो उसके बाद प्रॉफिट बचा, उसमें से टैक्स दे दो, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा। यहां प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है। और ये जो डिवेंचर होल्डर है ना, इनके इंटरेस्ट एक्सपेंस यही माइनस हो जाते हैं। ये इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मतलब इस एक्सपेंस की, इस इंटरेस्ट को तो देना ही पड़ेगा, भले ही तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो, भले ही तुम्हें यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए, ये तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। अगर लॉस हुआ तो देना ही नहीं पड़ेगा, तो अंतर समझो। पर सिमिलैरिटी है, हाँ है, जैसे डिवेंचर में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, जैसे डिवेंचर की रीपेमेंट डेट है वैसी प्रेफरेंस की भी रीपेमेंट डेट है। तो डिवेंचर्स और प्रेफरेंस में एक सिमिलैरिटी भी है और कुछ डिफरेंस भी है, इसीलिए दोनों एक जैसे नहीं है। पर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि प्रेफरेंस के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसका भी है, डिवेंचर का भी है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्विटी का है। ये किसका कैरेक्टर है कि भाई लॉस हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हुआ तो ही मिलेगा, ये इक्विटी जैसा। लेकिन फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलेगा और रीपेमेंट जरूर होगा, ये किसके जैसा, डिवेंचर जैसा। तो कुछ कैरेक्टर इधर के लिए, कुछ कैरेक्टर इधर के लिए, और एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बना दिया इसको, इसलिए हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ये एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है। कौन सी, प्रेफरेंस। क्यों कहते हैं इसको हाइब्रिड, क्योंकि इसके अंदर कंबाइन फीचर है, इक्विटी के भी और डिवेंचर के भी। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर दो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट के फीचर कंबाइन है, इसलिए इसको हाइब्रिड सिक्योरिटी भी कहा जाता है। क्या इन्हें वोटिंग राइट मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ये नो चार्ज ऑन असेट, इस बात को समझना। अभी हम डिवेंचर पढ़ेंगे, तो जब हम डिवेंचर को देखते हैं तो डिवेंचर एक लोन है, और कोई भी लोन बिना सिक्योरिटी के नहीं मिलता। तो कंपनी के पास जो असेट होती हैं उनके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है। चार्ज क्रिएट हो जाने का मतलब ये है कि अगर आप टाइम पे अपने लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए, मतलब अपने डिवेंचर्स को रीपे नहीं कर पाए, तो आपकी असेट बेच दी जाएंगी और उनसे रीपेमेंट होगा। तो ये जो चार्ज है वो क्रिएट हो जाता है जब हम डिवेंचर इशू करते हैं। तो डिवेंचर जनरली सिक्योर्ड होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती, ये तो ऑनर है ना, इसमें कुछ कैरेक्टर इक्विटी जैसा है, इनको ऑनर ऑनर बना रहे हैं। ये कोई पैसा हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करके जो उठाया है उसको हम ऑनर्स फंड बोल रहे हैं, लोन थोड़ी बोल रहे हैं, डेट थोड़ी बोल रहे हैं। तो ये कोई चार्ज क्रिएट नहीं करती एसेट पे, ये वाला प्रेफरेंस वाला पैसा, इक्विटी वाला तो करता ही नहीं है। केवल डेट फंड ही चार्ज क्रिएट करते हैं एसेट पे, डिवेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, वो हम जब कैटेगरी पढ़ेंगे तब ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैंने पूरा कवर कर दिया, बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश कर लेना। मैंने ज़्यादा जोर समझाने पे दिया है बजाय याद कराने के। एक एक पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि आगे के कई टॉपिक्स में वो सीधे यूज होगा। अगर तुम्हें उसकी अंडरस्टैंडिंग है इस लेवल पे, तो जब वो यूज होगा ना, तुम्हारे लिए एकदम
इजी टू कनेक्ट होगा लॉजिकली चीज़ों को, और फिर मेमोरी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लॉजिकल माइंड यहाँ पे अप्लाई कर लो, आगे उतना कम मेमोरी यूज़ करना पड़ेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। ओके, तो हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में।